तो बच्चों स्वागत है सोवित सर की ज्ञानशाला में। ये सोवित सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है। बच्चों सबसे पहले सभी यूट्यूब फैमिली का थैंक यू करना चाहता हूँ। आपके आभार से, आपके आशीर्वाद से 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही जुड़े रहना, और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। और आज मैं मैथमेटिक्स का नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक क्लास 10th के लिए स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी लेकर आया हूँ आपके सामने। सांख्यिकी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बोर्ड वालों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कंपटीशन के लिए भी अच्छा है। 10th के बोर्ड के लिए तो है ही, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम 3 टॉपिक सीखेंगे। इसमें मेनली 3 टॉपिक सीखने हैं हमको। पहला टॉपिक तो हमें सीखना है मीन, दूसरा टॉपिक सीखना है मोड, और तीसरा टॉपिक हमें जो सीखना है मीडियन। ठीक है, मीन, मॉड, मीडियन, ये 3 टॉपिक हमें लेने हैं। मीन मतलब माध्य, माध्य को लेना है। मॉड मतलब बहुलक, बहुलक को लेना है। और मीडियन मतलब माध्यिका। ठीक है, ये 3 टॉपिक है। बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, बहुत प्यारे टॉपिक हैं। बोर्ड में तो छपे छपाए ये इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो सबसे पहले ना मीन को पढ़ेंगे। मीन को, ये जो माध्य आपको दिख रहा है ना, सबसे पहले हमें इसको ही करना है अच्छे से। तो आज हम कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं और उसके बाद NCERT की एक्सरसाइज लेंगे। तो सभी बच्चों से गुजारिश है कि वो कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखें। जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है ना, तो उसे कभी तकलीफ नहीं आती, क्योंकि कॉन्सेप्ट से बेसिक अच्छा हो जाता है और बेसिक से फिर वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा सकता है। और बोर्ड में घुमा फिरा के जितने क्वेश्चन आएंगे, अगर कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो बड़े प्यार से आप कर दोगे। तो डायरेक्ट आते हैं हम कॉन्सेप्ट पे, मीन के। तो आइए पहला टॉपिक मीन ले लेते हैं। सभी बच्चों से गुजारिश ये है कि वो अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे, नोटबुक साथ में रखेंगे, ऑन द स्पॉट टॉपिक को समझते रहेंगे, लिखते रहेंगे। ठीक है, और NCERT किताब हो सके तो NCERT किताब है, चैप्टर नंबर ये 14 है, चैप्टर नंबर 14 है। तो कॉन्सेप्ट के बाद चैप्टर नंबर 14 को मैं NCERT में से सॉल्व कराऊंगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे 14 में से क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। तो जिस पे किताब ना हो NCERT वो ज़रूर रख ले, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना NCERT किताब बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा और किताब ज़रूरी नहीं है, और किताब भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन NCERT सर्टिफाइड किताब है। उसके एग्जाम्पल भी कभी कभी छपे छपाए मिल जाते हैं बोर्ड में, तो वो जरूर रख लेना। स्पेशली ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो टॉपिक चल रहा है, स्पेशली बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, और अदर बैचेस के जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो चलो अब हम सीधे पहुंचते हैं मीन पे। मीन मतलब माध्य, माध्य। ठीक है, जैसे मान लो, समझ लो मेरे पास 3 बच्चे हैं, जैसे कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। अमन बैठा हुआ है, अंशु बैठा है, इधर जो है खुशबू बैठी है। ये 3 बच्चे हैं मेरे पास में। अमन के पास 5 रुपये हैं। ठीक है, अमन 5 रुपये इनके पास हो गए, अमन के पास 5 हो गए, अमन के पास 5। अंशु है, अंशु है, अंशु, अंशु के पास 10 रुपये हैं, और एक है खुशबू। खुशबू के पास मान लो 5 रुपये हैं। 3 बच्चों पे रुपए बांट दिए हमने। हम बोले कि भैया हमने 3 बच्चों पे रुपए बांट दिए हैं, 5 रुपये इसके पास, 10 रुपये उनके पास, 5 रुपये उनके पास में। हमें इन तीनों का माध्य चाहिए, मीन चाहिए, मीन चाहिए। तो मीन चाहिए हमें। तो अमन के पास जितने रुपए हैं, अंशु के पास जितने रुपए हैं, और खुशबू के पास जितने रुपए हैं, इन तीनों को जोड़ दो। और 3 बंदे हैं, टोटल नंबर कितने हैं? 3। तो 3 से डिवाइड दे दो। तो अमन के पास कितने रुपए हैं? 5 रुपये। अंशु के पास 10 रुपये और खुशबू के पास 5 रुपये। तो तीनों को जोड़ो और 3 से डिवाइड दे दो। ये बेसिक रूल हमने बचपन में भी सीख लिया था। यहाँ पे जोड़ा, 5 और 5 10 हो गए, और 10 और 10 20 हो गए, और 20 का 3 से डिवाइड दे देंगे। 20 को 3 से डिवाइड दे के आंसर आ जाएगा। तो 3 से जब हमने डिवाइड दिया तो 3 6 18 हो गया, 2 बच गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे समझ सकते हो,
3 चिंग 18, 2 आ गया, पॉइंट बढ़ाया 0 आ गया, 3 चिंग 18 आ गया। तो 6.6 चलता रहेगा, 6.6 चलता रहेगा। लगभग 6.6 आपका मीन आ चुका है। 6.6 आपका मीन मतलब माध्य आ चुका है। 6.6 रुपये का मतलब है 6.6 इनको भी देने हैं, अमन को भी और अंशु को भी और खुशबू को भी। 6.6 तीनों को देने हैं, समझ गए? उस पर मत जाना 5, 10, 15 रुपये। टॉपिक को गहराई से समझना क्या कहना चाह रहा है टॉपिक। और ये जरूरी ना 3 बच्चे हों, 4 बच्चे भी हो सकते हैं, 5 बच्चे भी हो सकते हैं। चलो मैं 4 बच्चे लेके देखता हूँ, 4 बच्चे लेके देखता हूँ, 4 बच्चे सिखाता हूँ आपको। जैसे अभी तो 3 बच्चे रहे, अमन हो गया, अंशु हो गया और खुशबू हो गई। चौथा बच्चा एक और ले लिया हमने, शिवम ले लिया। क्या ले लिया? शिवम। ठीक है, शिवम ले लिया हमने। शिवम के पास मान लो 12 रुपये हैं। कितने रुपए? 12 रुपये, ये ले लिया हमने। अब चारों बच्चों का मीन निकालना है, माध्य निकालना है। चारों बच्चों का माध्य, तो हमें मीन निकालना, माध्य निकालना है। मीन माध्य भाई, एक तो अमन हो गया, उस पर 5 रुपये हैं। अंशु पे कितने हैं? 10। खुशबू कितने हैं? और शिवम पे 12। अब इस बार 4 बंदे हो चुके हैं, तो नीचे आएंगे टोटल नंबर्स इनके पास थे, है ना? कितने बच्चे हैं टोटल? 4 बच्चे। तो 4 से डिवाइड दे दो, 1, 2, 3, 4, 4 बच्चे हैं। तो चारों का ही तो मीन निकाल लो। तो 5, 10, 15, 5, 20 और 20, 12, 32। 20, 12, 32 हो गया। और 32 का 4 से डिवाइड देंगे तो 4 8 32। इसका मतलब 8 रुपये अमन पे, 8 रुपये अंशु पे, 8 रुपये खुशबू पे, 8 रुपये शिवम पे। पहले 6.6 आया था, तो 6.6 3 हिस्सों में बढ़ गए थे। अब की बार 8 रुपये 3 हिस्सों में बढ़ गए, 4 हिस्सों में बढ़ गए। 8 चौक 32, सभी को 8 रुपये मिलेंगे। तो सबको कितना कितना बराबर मिलेगा ये हमें मीन बता देता है, माध्य बता देता है। इसको दूसरी भाषा में एवरेज भी कहा जाता है। दूसरी भाषा में एवरेज भी कहा जाता है। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट अपना। लेकिन बच्चों बेसिक के बाद एडवांस पे भी जाना पड़ता है। बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए मिल जाता है, 4 ऑप्शन आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोर्ड वाले बच्चों के लिए ना भूमि, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं। बोर्ड वाले बच्चों के लिए इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं। बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्या आते हैं बताता हूँ। उनके लिए डेटा आता है, डेटा, आंकड़े आते हैं उनके लिए। आंकड़े कैसे? आ जाओ, चलो तो इससे पहले नोट तो कर लो, फिर जब तो आगे बढ़ेंगे। चलो आंकड़ों को लेके आते हैं, वीडियो पॉज करो, आगे आंकड़ों को लेके आते हैं। एग्जाम में बोर्ड में ये नहीं आएगा, नोट तो कर लिया होगा आपने, समझ में भी आ गया बेसिक बात। लेकिन अगर मैं बोर्ड के पर्पज से देखूं तो एग्ज़ाम में ग्रुप डेटा मतलब आंकड़े वाले क्वेश्चन आएंगे, डेटा वाले, जिसमें आंकड़े दे रखे होंगे। आंकड़े कैसे? आंकड़े बताता हूं। तो कौन से क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में जिसमें ग्रुप डेटा होगा? ग्रुप में वो डाटा या डेटा होगा। डाटा को डेटा दोनों सही है, डेटा भी सही है, डाटा भी ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े। तो आपको वर्गीकृत आंकड़े मिलेंगे एग्जाम में, और उसका तुम्हें फिर मीन निकालना पड़ेगा, उसका माध्य निकालना पड़ेगा। ग्रुप डाटा का मीन, ग्रुप डाटा का मीन। तो ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो। लेकिन बेसिक बताना जरूरी था तो हमने आपको बताया। अब हम ग्रुप डाटा बताते हैं एग्जाम के पर्पज से। तो ग्रुप डेटा का कॉन्सेप्ट देखते हैं, आखिर ये ग्रुप डेटा क्या है। मतलब तुम्हारे जो है स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चे देते हैं और बहुत सारे बच्चों के नंबर अलग अलग तरीके आते हैं। तो टीचर से एक डेटा बना लेते हैं कि इस बच्चे के इतने नंबर हैं, इतने बच्चों के इतने नंबर हैं, इतने बच्चों के इतने नंबर हैं। तो ये डेटा तैयार हो जाता है पूरे ग्रुप में इस तरह से। तो स्टैटिस्टिक्स में देखो इतने बड़े डेटा को कितने प्यार से हम सॉल्व कर सकते हैं और मीन निकाल सकते हैं, मॉड निकाल सकते हैं और मीडियन निकाल सकते हैं। मतलब माध्य, बहुलक और माध्यिका। लेकिन फिलहाल हम क्या सीख रहे हैं? फिलहाल हम मीन, माध्य सीख रहे हैं, मीन सीख रहे हैं, ठीक है। और मीन हम सीखेंगे अब ग्रुप डाटा का मीन निकालना। किसका? ग्रुप डाटा का मीन निकालना मतलब माध्य निकालना। बाइलिंगुअल क्लास चल रही है जो कि बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबका सिलेबस NCERT से जुड़ा हुआ है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल क्लास चल रही है अपनी।
ठीक है। तो वर्गीकृत आंकड़े देखते हैं किस तरह से होते हैं। देखो इस तरह से वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, एग्जाम में ऐसे आएंगे आपको डायरेक्ट, इस तरह से आपको डेटा मिलेगा, इस तरह से डेटा मिलेगा। नंबर हम ले लेते हैं, मान लो एक तरफ तो लिख रहा है मार्क्स जो आपको मिले हैं, एक तरफ तो लिख रहा है मार्क्स जो आपको मिले हैं, मार्क्स, मार्क्स मतलब नंबर, नंबर जो आपको मिले हैं, जिसे हम प्राप्तांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राप्तांक। मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब मार्क्स जो आपको मिले हैं, एक तरफ तो ये हो गए, ठीक है। और एक तरफ आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंटों की कितनी संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो ये दो बातें आपको पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब कितने बच्चे हैं और उनको नंबर कितने कितने मिले हैं। कैसे पता है? कैसे पता है कि 10 नंबर मिले हैं कितने बच्चों को? एक बच्चे को। ऐसे मान लो 20 नंबर भी लगभग एक बच्चे को, और 36 मार्क्स ऑब्टेन्ड, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 36 लाने वाले? 3। मान लो ये इस तरह से दे रखा है डेटा, ठीक है उसमें, तो इस तरह से डेटा दे रखा है। ये जो डेटा है ना प्राप्तांक जो लिख रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसको XI से डिनोट करेंगे। किससे? XI। X भी शॉर्ट में कह सकते हैं, I का मतलब बढ़ता जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उनको हम फ्रीक्वेंसी के नाम से, F के नाम से जानते हैं, F। तो उसमें भी I होता है, I का मतलब वही है कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बारंबारता, F हिंदी में बारंबारता भी कहते हैं, F से नोट करेंगे। तो इस तरह का सवाल आ गया, ये डेटा हो गया। इस तरह के डेटा में को मीन, इस तरह के डेटा का, इस तरह के आंकड़े का हम किस तरह से माध्यम मीन निकालते हैं, ये हमें सीखना, ये हमारे एग्जाम के पर्पज से है। तो ये है वो ग्रुप डेटा जिसकी मैं बात कर रहा था, इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं हम इस क्वेश्चन का और मीन निकालते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन डालते हैं, जो दे रखा है ना ये आंकड़ा, उसको सबसे पहले ऐसे बना लेते हैं इस तरह से टेबल में। जो पड़ी हुई टेबल थी उसको खड़ी हुई टेबल कर दो, कॉलम की तरह बना दो उसको। तो उसमें 2 कॉलम है अपने, एक तो अपना है मार्क्स ऑब्टेन्ड वाला, प्राप्तांक वाला, मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना, प्राप्तांक जिसे हम बोलते हैं, प्राप्तांक, ठीक है भाई। एक तरफ तो ये है, और एक तरफ क्या है अपना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ये है। ये 2 कहानी है। तो इसको हमने XI से डिनोट करा और इसको हमने FI से। अब ये 2 आ गए। अब हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए। तो बच्चों मीन के लिए क्या करते हैं, इस तरह के टेबल में इस तरह से पहले टेबल को बना लेते हैं। यहाँ पे 10 हैं, फ्रीक्वेंसी F हमारी 1 है, X हमारा 20 है, फ्रीक्वेंसी 1 आ गया, और यहाँ पर 36 है X अपना, तो F कितना है, 3 आ गया। तो इस तरह से टेबल को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लिया। अब एक बात बहुत ज़रूरी है भाई शेखर, कि मीन निकालने का तरीका क्या है। बच्चों मीन निकालने के लिए ना 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड है, मीन के 3 मेथड हैं। तो 3 मेथड में सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। उसको डायरेक्ट लगा देते हैं। तो वो जो डायरेक्ट मेथड है वो टाइम बचाता है, कम समय में हो जाता है, तो वही हमें करना चाहिए। अगर एग्जाम में मीन निकालने के लिए आ गया, डेटा दे दिया, तो तुम डायरेक्ट मेथड लगा दो, अगर उसने नाम से बोला नहीं है, क्योंकि वो जो डायरेक्ट है मेथड और उसके अलावा जो मेथड है उसमें डायरेक्ट मेथड ही टाइम बचाएगा। तो एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक एज्यूम्ड मीन मेथड है, और एक स्टेप डेविएशन मेथड है। मैं तीनों को अलग अलग
वीडियो में बताऊंगा, फ़िलहाल मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। तो फिलहाल हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड नाम से पता चल रहा है सीधा सीधा मेथड है। प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं हिंदी में। तो प्रत्यक्ष विधि पढ़ेंगे, बाकी जो दो मेथड हैं उनको अलग वीडियो में लेके आते हैं, अलग डेटा के साथ में। किसी भी डेटा को ले लो, इस डेटा को ले लो और तीनों मेथड लगा दो, आंसर सेम आएंगे। लेकिन टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट मेथड सबसे बढ़िया है। लेकिन अगला क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि भाई भैया ये बताओ तुम, सर डायरेक्ट मेथड तो हमने लगा दिया, लेकिन एग्ज़ाम में अगर नाम से आ जाए कि नहीं डायरेक्ट मेथड नहीं चाहिए मुझे, तो एज्यूम्ड मीन मेथड से करके दिखाओ। एग्ज़ाम कह रहा है, एग्जामिनर ये कह रहा है पेपर में कि एज्यूम्ड मीन मेथड से सवाल को सॉल्व कीजिए, माध्य निकालिए, मीन निकालिए, तो क्या करोगे? समझ रहे हो? तो एज्यूम्ड मीन मेथड से करोगे, सिंपल। इसमें क्या है, घबराने की क्या जरूरत है? अगर नाम से बोल दिया कि एज्यूम्ड मीन से करो तो एज्यूम से कर, मतलब कल्पित माध्य विधि बोलते हैं हिंदी में। अगर बोल दिया एज्यूम्ड वाले मेथड से कर, कल्पित माध्य विधि से कर, तो उससे करना पड़ेगा। और ना बोला कुछ भी कि इससे करना उससे करना, कि नाम बस ये बोल दिया मीन निकाल के दिखाओ, कार्तिक बस ये बोल दिया कि मीन निकालना है, तो सबसे बेस्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। तो आ जाओ, बहुत इंतजार हो गया, डायरेक्ट मेथड पे लेके चल रहे हैं। ध्रुव डायरेक्ट मेथड देखते हैं, डायरेक्ट मेथड देखते हैं, आओ। तो डायरेक्ट मेथड है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिंपल। यहाँ पे आई लगा दीजिए। देखो तुम्हें क्या पता है, तुम्हें एक्स पता है, तुम्हें एफ पता है। जब तुम्हें एक्स भी पता है एफ भी पता है, बस उसका सिग्मा निकालना है। क्या निकालना है? सिग्मा। अब ये सिग्मा क्या होता है मेरे भाई, उसको समझो। सिग्मा का मतलब होता है सबका सम, सबका सम। ये जो सिग्मा वर्ड है ना, ये सिग्मा जो है, अभी तो एफ एक्स है, जैसे एफ एक्स के साथ में लग गया सिग्मा, ये लग गया साथ में, तो इसका मतलब एफ एक्स का सिग्मा है। मतलब एफ और एक्स की जो वैल्यू आ गई एफ एक्स की, उस पूरे का सम करना है। मैं करके बताऊंगा अभी, लेकिन मैं अभी डिटेल में बता रहा हूँ। टॉपिक को डिटेल में ही समझते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। एक बार बेसिक अच्छा हो जाता है अपना, तो फिर कितना भी एडवांस हम कर सकते हैं। बेसिक अच्छा नहीं है तो एडवांस में नहीं जा सकते। एफ एक्स निकाल दो, सिग्मा कर दो। सिग्मा मतलब एफ एक्स का पूरे का सम कर दो। ऐसे ही एफ निकाल दो, एफ का सिग्मा कर दो, एफ का सिग्मा कर दो। सिग्मा मतलब सम, एफ का पूरे का सम कर दो। तो सिग्मा का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? सिग्मा का मतलब पूरे का सम, सम का मतलब योग करना पूरे का। ठीक है, तो अब मैं एफ एक्स निकालता हूं क्योंकि मुझे एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी सवाल इस तरह का आता है, इस तरह से टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद हम एक्स और एफ को लिख देंगे और उसके बाद एफ एक्स को निकाल देंगे। एफ एक्स निकालने में कोई टेढ़ी खीर नहीं है, बड़ा आसान है मेरे भाई। एफ एक्स का मतलब एफ की एक्स में गुणा करनी है, सीधी बात है, मल्टीप्लाई करनी। बहुत आसान है शिवम, ध्रुव। ठीक है मोंटी, ठीक है। एफ एक्स निकाल दे जल्दी से, और आप भी ऑनलाइन वाले जल्दी से मेरे साथ नोटबुक लेके एफ एक्स निकालिए फटाफट जल्दी से। एफ एक्स, तो एफ इधर हो गया मेरे भाई, एक्स इधर हो गया, तो एफ और एक्स। तो एफ वन की किसी में मल्टीप्लाई करो वही रहेगा, तो 1 की 10 में मल्टीप्लाई करी, 1 की 10 में मल्टीप्लाई करी, 10 आ गया। इस तरह से ये 1 की 20 में करी, 20 आ गया। और 3 की 36 में करी, तो 3 की 36 में करेंगे, 3 6 18, और हाँ से लेकर, और 3 3 और 1 10। अगर ऐसे नहीं आती तो हम रफ का इस्तेमाल कर लेंगे। इधर आ जाओ रफ के लिए भाई। 36 की 3 में करनी है, तो 3 का टेबल सबको पता है, 3 का पहाड़ा पता है ना। 3 6 18, हट कैरी आ गया, यहाँ से लागे, 3 3 और 1 10, 108। तरीके और भी हैं मल्टीप्लाई करने के, सिंपल लेकर चल रहे हैं, अभी सीधे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये आ गया हमारा एफ एक्स। तो एफ एक्स के बाद हमें क्या करना है? सबका सम करना है डायरेक्ट मेथड के अनुसार। तो सबका सम कर देंगे बड़े प्यार से, मतलब सिग्मा एफ एक्स निकाल देंगे, सबका सम कर देंगे। सम करना बहुत आसान है, ध्यान से देखो। ये 10 है, 20 है, 10 और 20 30 हो गए, और 30 में 8 जुड़ गया तो 38, 38, और 100 भी है साथ में, तो 138 आ गया। कितना आ गया? 138 आ गया, 138। ठीक है ध्रुव, मुझे सिग्मा एफ और चाहिए। सिग्मा एफ मतलब जो एफ हमें मिल गया है, एफ जो हमें दिया हुआ है सवाल में, एफ ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बार बार रिपीट होने वाले एफ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनका सिग्मा मतलब सबका सम चाहिए।
समझना बात को। तो सबका सम निकालेंगे बड़े प्यार से, 3 और 1 4 और 1 5। समझ में आ गया? अब सिग्मा एफ एक्स पता लग गया, सिग्मा एफ पता लग गया, तो मीन निकालने में क्या है, ये रहा मीन तुम्हारे सामने, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मतलब डिवाइड देना बस। तो जो मीन आ जाए उसको एक्स बार से रिपीट, मतलब बार से दिखाते हैं, एक्स के ऊपर बार लगाते थे। ये जो ऊपर चिन्ह लगाया ना, इसको फ्रैक्शन बार भी कहते हैं या बार बोलते थे शॉर्टकट में। तो यही मीन का एक सिंबल है, चिन्ह है माध्य का। तो इस तरह से माध्य हम निकाल सकते हैं। चलो माध्य निकाल के बताते हैं जब ये आपके समझ में आएगा। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, यही वाला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये हमने लगा दिया फॉर्मूला। सिग्मा एफ एक्स अपना आया 138 138 और सिग्मा एफ अपना आया 5। तो हम माध्य मीन आराम से निकाल सकते हैं, 5 से भाग दे सकते हैं डायरेक्ट। आओ 5 से भाग अगर नहीं आता है तो इधर लेके चलते हैं रफ में, 5 से भाग 138 में देते हैं, तो 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ पे बड़े प्यार से घटा दिया, 3 आ गया, 38 साइड में से 8 उतार लिया, 38 आ गया, 5 7 35 आ गया, फिर घटा दिया हमने तो 3 बचा, फिर पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा दिया, और 5 6 30, 5 6 30, तो यहाँ पे 5 6 30 आ गया, खत्म हो गया प्रोसेस, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा जो माध्य आ गया 27.6, तो 27.6 हो गए, जो हमें बराबर बराबर बांटने हैं। इसको हम एवरेज भी कहते हैं, औसत भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, औसत एवरेज। ये मैंने पहले ही बताया था कि इसको एवरेज औसत। तो इस तरह से ग्रुप डेटा आएगा। ग्रुप डेटा को निकालने के लिए आपको डायरेक्ट मेथड ऐसे लगाना होगा, ये सबसे बेहतरीन मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ हमने क्या सीखा, एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि स्टैटिक्स में हमने जो मीन चल रहा है उसमें ग्रुप डेटा एग्जाम के लिए अच्छा है। ग्रुप डेटा में इस तरह से डेटा आएगा, डेटा में एक्स होगा, एफ होगा, और मार्क्स जो दे रखे हैं वो एक्स में हो गए और नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ में हो गए, उसको हम ऐसे बना लेंगे। एक्स और एफ जो टेबल में आता रहेगा उससे एफ एक्स बना लेंगे, एफ एक्स मतलब एफ एक्स निकाल लेंगे, एफ एक्स का मतलब मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसे निकाल लेंगे। उसके बाद एफ एक्स का हमें सिग्मा चाहिए, सिग्मा मतलब सबका सम चाहिए, हमने सम कर दिया, सबका जोड़ दिया, सबको योग कर दिया, एफ को जोड़ दिया मेरे प्यारे। और उसके बाद फॉर्मूले में डायरेक्ट हमने जो जोड़ के आया एफ एक्स और एफ, बस डिवाइड दे दिया। क्या दे दिया? डिवाइड। तो जो सम आया मतलब सिग्मा एफ एक्स अबाउट सिग्मा एफ डायरेक्ट मेथड के द्वारा, मेथड 3 है, मेथड 3 है, लेकिन लगाना कौन सा है? अगर नहीं बोल रहा है एग्जामिनर के कौन सा लगाओ तो डायरेक्ट मेथड लगा दो, बिना नाम के दे रहा है, क्योंकि टाइम बचाएगा। जो इसके अलावा मेथड है वो टाइम को ज़्यादा लेंगे, तो एग्जाम में वो मेथड लगाना चाहिए जिससे टाइम बचे हमारा। नाम से आ जाए तो भाई मैं तो सारे मेथड सिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिस करना है, उड़ाना है, तो वो आपको करने हैं। ज्ञानशाला से जुड़े रहना, सारे मेथड सिखाऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा। और प्रभु की कृपा हुई तो जो क्वेश्चन बताऊंगा भगवान की कृपा से वो आ सकता है, तो जुड़े रहना ज्ञानशाला से, ठीक है। बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी बात बता रहा हूँ। चलो ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इस तरह से लगा दिया, डिवाइड दे दिया हमने 5 से, और 27.6 हमारा माध्य मीन आ गया है, मीन या माध्य। अब इस मेथड से जितने भी हमारे क्वेश्चन है 14.1 एक्सरसाइज में वो हम कर सकते हैं इस मेथड से, लेकिन वहाँ पे आपको एक डेटा को अलग तरीके से डिफाइन करा होगा क्लास इंटरवल के द्वारा। किसके द्वारा? अब ये क्लास इंटरवल क्या होता है मैं इसके बाद इसको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही मैं लेके चलता हूँ, अभी पहले आप इसको अच्छे से कीजिए। और एक्सरसाइज 14.1 तभी हो पाएगी जब मैं वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल को समझा दूँ, और उसके बाद फिर इसमें डायरेक्ट मेथड, और उसके अलावा जो 2 मेथड हैं जिसमें हमने बताया था, एक तो एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। ये जो 3 मेथड आपने को बताए हैं, ये 3 मेथड उस क्लास इंटरवल में ही लगेंगे। तो पहले मैं इसको आप कर लीजिए अच्छे से। आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में इस तरह से नहीं मिलेंगे, क्लास इंटरवल के तरीके से मिलेंगे, वर्ग अंतराल के तरीके से मिलेंगे। तो मैं आगे उसे लेके आता हूँ क्लास इंटरवल को, और फिर ये मेथड उसमें लगा के दिखाता हूँ, ये तीनों मेथडों को। चिंता ना करो। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस टाइप के 5 क्वेश्चन करने हैं, इस टाइप के 5 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं ऑन द स्पॉट। अगर तुम्हें नहीं मिल पा रहे, तुम्हारे पास किताब नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, फिलहाल किताब नहीं, लेकिन किताब जरूर रख लेना, नेक्स्ट वीडियो में बड़े काम आने वाली है। एनसीईआरटी जो बुक है अपनी, एक बार मैं उसका चेहरा दिखा देता हूँ आपको। एनसीईआरटी बुक जो अपनी है, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्थान वाली बुक है ये अपनी, और रजिस्टर्ड बुक होती है, और इसमें गलतियाँ कम होती हैं और बहुत ही अच्छी रहती है बोर्ड वाले बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये बुक आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन वालों के पास होनी चाहिए। फिलहाल मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इस मेथड को आप 5 बार, सिर्फ 5 क्वेश्चन वैल्यू बदल बदल के लगा दो,
तो ये मेथड आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर करना, और उस बच्चे को ज़रूर शेयर करो जिससे मैथ से डर लगता है, जिसे बोर्ड के एग्ज़ाम देने से बहुत डर लग रहा है कि कैसे होगा, फरवरी मार्च में हमारे एग्ज़ाम है वो सब, तो उन बच्चों को ज़रूर शेयर करो। समझ रहे, उनका बहुत फ़ायदा होने वाला है इसमें। मतलब इसमें दुआएं मिलेंगी आपको, इसमें ब्लेसिंग मिलेगी कि कोई बच्चे को मैथ इतनी कठिन लग रही है, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम है और वो डरा हुआ है, और हम उसकी अगर हेल्प कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए हमें शेयर करना चाहिए उन बच्चों को, जो बच्चे मैथ से डरे हुए हैं, जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, जो अब तक तैयारी नहीं करी है और अब तैयारी नहीं करी लेकिन अभी भी तैयारी से वो जुड़ सकते हैं। और मैं वादा करता हूं कि आप ज्ञानशाला से जुड़े रहेंगे तो मैं आपके सारे टॉपिक जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर कराऊंगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। और मुझे ये पूरा भरोसा है और ये हर साल की बात है कि मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में लगते हैं, आते हैं। तो अगर आप उनको कर लेंगे आने वाले कल में, लेकिन पहले सिलेबस तो पहले सिलेबस को अच्छे से रगड़िए, फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं उसको अच्छे से रगड़िए, प्रैक्टिस मारिए, एक क्वेश्चन को 10-10 बार वैल्यू चेंज कर करके लगा के देखिए। एनसीईआरटी सिर्फ एक ही किताब ही, महान पुरुषों ने बताया है कि एक किताब भी 10 बार कर ली जाए, 10 किताब ना, सिर्फ एक ही किताब और 10 बार कर लो, वो 10 किताब से बेहतर रहेगी। एक किताब को 10 बार कर लो बस। तो मेरे प्यारों क्लास 10th वालों, आप एनसीईआरटी को ले लो और उसी को कॉन्सेप्ट के साथ में, उसी जो कॉन्सेप्ट बताया है उसको वैल्यू चेंज कर करके उस टाइप के 5 क्वेश्चन कर लो, और साथ में उन 5 क्वेश्चन करके जो कॉन्फिडेंस आएगा उसे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जाके लगा दो। जैसे कि आप 14 कर रहे हो तो 14 एक्सरसाइज की 14.1, 14.2 इस तरह से एक्सरसाइज बांट रखी हैं, उन एक्सरसाइज को फिर करो स्टेप बाय स्टेप। ये अच्छा तरीका हो सकता है, समझ रहे हो? तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और एक बात और आपसे मैं लास्ट बार ये कहना चाहता हूँ कि बोर्ड के बच्चे ना होपलेस रहते हैं बहुत ज़्यादा। आप भी बड़े होपलेस हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सारे पहली बार बोर्ड का पेपर दे रहे हो भाई, बाहर से पेपर आएगा, बाहर ही नोटबुक चेक होंगी, नर्वस हो जाएंगे। बहुत नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी करने की ज़रूरत है। आग लगा दो, तैयारी करना शुरू करो, शांति से बैठ के तैयारी करो, अपनी मेज लगा लो, अपना स्टूल पे बैठ के जम के तैयारी करो। आपके ये बोर्ड के एग्ज़ाम तगड़े जाएंगे अगर आप डट के आज तैयारी करेंगे। जो बच्चा डट के तैयारी करेगा अब से भी, और दीपावली तक भी तैयारी उसने लग के कर दी, ज्ञानशाला से जुड़ के मैं पूरी मदद करूँगा आपकी। जिसने अभी भी तैयारी शुरू कर दी और दीपावली तक अपने सिलेबस को अच्छे से कर लिया कवर, और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए यहाँ पे जो हम बताएंगे आपको सॉल्व पेपर कराएंगे, आंसर पेपर कराएंगे, लास्ट ईयर के पेपर्स कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। अगर जुड़े रहे तो हर चीज़ मिल जाएगी और अभी भी टॉप कर सकते। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है कि पहली बार बोर्ड का पेपर है, ये है वो है। बच्चों जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट आता है ना, तो आपके अंदर जो फीलिंग होती है, आपके पेरेंट्स के अंदर जो फीलिंग होती है, उसको बयान नहीं कर सकता मैं, उसको बयान नहीं किया जा सकता। पहली बार जब अपना रिजल्ट आता है बोर्ड का तो एक अलग ही फीलिंग आती है, और घर वालों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू। आई होप वो खुशी के ही आंसू रहे और आप टॉप मारे और जुड़े रहे। चलो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, उड़ा देंगे। सोवित सर की ज्ञानशाला मतलब आपकी ज्ञानशाला के साथ जुड़े रहना, और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में शेयर करना और मैं आपके डाउट को क्लियर करता हूँ। तो मिलते हैं सोवित सर की मतलब आपकी ज्ञानशाला के साथ। जय हिंद।